हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पॉलिटी का एक चैप्टर। हम जो आज करने वाले वो संविधान की रूपरेखा है। हम आज पॉलिटी का करेंगे और पॉलिटी में यूपीएससी और एसएससी के पीवाईक्यू को ध्यान में रख के करेंगे। इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो संविधान की रूपरेखा, भारतीय संविधान सभा का इतिहास, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान की अनुसूची, संविधान की रूपरेखा। जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं उसके नीचे आपको दिखा सकता हूँ। ये मैंने क्विक रिवीजन भी डाल दिया, ऐड कर दिया है, जिसके कारण आपको ऊपर का जो भी सारे फॉर्मेट हैं वो ईजिली आपको क्विक रिवीजन में हो जाएगा। और ये एक माइंड मैप बना दिया भी, ईजिली आपको समझ आ जाए और इसको कैसे प्रोसेस एनालाइज किया जा सके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल संविधान सभा का इतिहास। जब संविधान सभा की बात हो रही थी तब सबसे पहले एम.एन. रॉय, जो कि वामपंथी आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे, ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था 1934 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संवैधानिक तौर पे, एक लिखित संविधान के तौर पे एक संविधान सभा की जो राय थी, एक पहल थी, वो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले प्रोड्यूस की थी। ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें मैंने ऐड की इसके अंदर। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, स्वतंत्र भारत के संविधान को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के बिना बनाने की गुंजाइश की गई थी। संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, पहली बार 1938 के अंदर जो संविधान के अंदर बनाया जाएगा उसका निर्माण वयस्क मताधिकार यानी कि वोट के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग वोट देंगे, लेकिन कुछ पहल स्टार्ट हो गई थी जहाँ पे वोटिंग सिस्टम ओपनली इंडिया के लिए स्टार्ट हो गया था। 1940 सैद्धांतिक रूप से, याद रखना, सैद्धांतिक रूप से पहली बार सभा के मांग को अंग्रेजों ने वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। आगे हिस्ट्री का पोर्शन, अगर आपको पता होगा तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ा होगा, अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ध्यान होगा इसके बारे में। आगे नेक्स्ट देखिए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 91। ये एक टाइम लाइनिंग है, आप ध्यान में रखो तो नोट्स बनाओगे तो जरूरत नहीं है, आप अगेन टू अगेन इसी का रिवीजन कर सकते हो। मैंने इसको प्रॉपर टाइम लाइन के अकॉर्डिंग बनाया। 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव भारत के साथ किया था उन्होंने, जो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में भाई, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र कब, या फिर टाइमिंग पूछ लेगा, या फिर मुस्लिम की प्रतिक्रिया क्या थी, तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया गया। 1946 कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, दो संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया। ठीक है, इसलिए संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निर्वाचित कराए गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जो प्रिमल था इंडिया का संविधान में, प्रिमल या फिर हमारा संविधान कैसा होगा भविष्य की कामना करते हुए, जो फर्स्ट उद्देशिका के तौर पे जानते हैं जिसे हम, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। इनकी ये जुलाई में था, ये मई में था। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई थी, 24 नवंबर 1949, ठीक है, भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। अभी अंगीकृत करने का मतलब क्या, पहली बार संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ था, और इस दिन प्रिमल इंडिया का संविधान लागू हो गया था, रूप में अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। वंदे भारत को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिलहाल, क्योंकि दोनों ही अलाउ कर दिए गए हैं कि हर जगह संवैधानिक तौर पे स्कूल में, यहाँ पर जो कि राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है, और जनगण मन जो कि राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। एक पहले राष्ट्रपति के रूप में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उससे पहले थे, लेकिन एक विधि के तौर पे नहीं थे, कार्यपालिका के तौर पे थे। तो हम वो हिस्ट्री का पोर्शन होगा, जब हम हिस्ट्री करवाएंगे तब इसको अच्छे से समझना, लेकिन अभी ये समझ लो फैक्ट। 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रस्ताव में आया, लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रस्ताव में आया था, लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1-2 साल बाद में क्या, इलेक्शन हो गए थे। ठीक है, क्विक रिवीजन में क्या होता है, 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट वीडियो में कि टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसके अंदर ये सारे पीपीटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, 1938 नेहरू जी द्वारा घोषित स्वतंत्र भारत का संविधान विजन है, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इसमें कुछ है नहीं खास जो मैं बता सकूं। ठीक है, ये समितियाँ हैं भाई, पार्लियामेंट बताते वक्त या संविधान बनाते वक्त
जब संविधान बनाया जा रहा था, सभी लोगों को जो इंपॉर्टेंट पद रखते थे उनका कार्यकाल अलग अलग दे दिया गया था। भी वो इस समिति का अध्यक्षता करेंगे और उन समितियों का कार्य है उन विशेष कार्य के लिए बनाया गया था जिन्हें उनको ऊपर कानून बनाने और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंदर प्रावधान को ध्यान लगाना था। देखो ये इजी है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा कि कैसे याद रखें, लेकिन ये एक बार पढ़ लो, फिर मैं नीचे बताता हूँ आपको कि कैसे करना है। देखो, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, तर्क झंडा समिति का नियम राजेंद्र प्रसाद ने किया था। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों, बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकृत समितियाँ, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत करने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मौलिक अधिकार उप समिति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोनों ही, ठीक है। जेपी कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी, इन लोगों के बारे में हिस्ट्री में भी थोड़ा ध्यान रख लिए, ठीक है। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोलाई, ठीक है, गोपीनाथ बरदोलाई की ध्यान रखिए। सदन समिति तिरमैया, सदन समिति बी पटबी सीतारमैया, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ओके। प्रमुख आयुक्त के प्रांतों पर समिति, प्रमुख आयुक्त के प्रांतों पर समिति, ये बी पटाभी सीताराम मैया, प्रत्याग या प्रशासन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। कार्य संचालन समिति ए के मुंशी, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मलंकर, ठीक है। देखो, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर। जादुई ट्रिक क्या है, जहां संघ, याद रखने के तरीके क्या है, जहां संघ और राज्य आए वहां जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति राज्यों से बातचीत के लिए जवाहरलाल नेहरू। देखो, प्रक्रिया संचालन नियम आ जाए वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वहाँ प्रक्रिया और संचालन का नियम आ जाए, ठीक है। चूंकि सभा के अध्यक्ष थे इसलिए नियम और संचालन का काम उन्हीं को था। प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद के पास थी। प्रांतों और मूल अधिकारों को जोड़ने वाले लोहे पुरुष, देखो, प्रांतों और मूल अधिकारों को जोड़ने वाले लोहे पुरुष, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों से बातचीत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। क्यों बहिष्कृत, देखो, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, बहिष्कृतों, क्षेत्रों पर सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। तीसरी ट्रिक क्या है, प्रांतों और मूल अधिकारों को जोड़ने वाले लोहे पुरुष, अरे सेम हो गया, सॉरी, अभी करते हैं उप समितियाँ। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए, और आजकल तो एसएससी में और भी एग्जामों में पूछा जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले तो रिवीजन होता जाता है कंसेप्ट पीवाईक्यू में अकॉर्डिंग, आगे तो आगे आते रहते हैं, लेकिन अभी नई एग्जाम डिस्कवर कर रहे हैं नई चीज़ों को, तो ये चीज़ें डाल सकते हैं, तो पढ़ ही लेना भाई। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, कृपया से अधिकार मिलते हैं, याद तरीका है, कृपया से अधिकार मिलते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार के उप समिति है जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति बोलते हैं बी आर अम्बेडकर। ये सबसे महत्वपूर्ण 7 सदस्यीय समिति थी, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है। अभी हम एक पीवाईक्यू मार के देखते हैं, ठीक है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। फर्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है, तो इनमें से कितने सम्मिलित है, पहला गलत है, क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति मैंने पूछा था, यही डाउट आता है, तो एग्जामिनर भी आपसे यही पूछ सकता है कि प्रांतों में संविधानीय समिति है ना, वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जहाँ पे संघ आ जाए या फिर राज्यों के बीच बातचीत आ जाए तब जवाहरलाल नेहरू आता है। इसका आंसर है पहला गलत है, क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। नेहरू जी संघ समिति के अध्यक्ष थे। अब पढ़ते प्रारूप समिति। देखो, मेरे को जो डाउट लग रहा है, भी क्वेश्चन आने की संभावना है या फिर आपको थ्योरेटिकल चीज़ें समझाना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, तब मैं पीवाईक्यू या फिर ऐसे क्वेश्चन डाल देता हूँ जहाँ पे आपको थीम एनालाइज कर पाओ और पता लग पाए, हाँ भी ऐसे चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है। प्रारूप समिति के गठन और कार्य। देखो, प्रारूप समिति क्या था, संविधान बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट समिति बनाई गई थी। ये गठन की तिथि थी 29 अगस्त 1947, सॉरी। प्रारूप समिति का गठन और कार्य, इसका शॉर्ट नोट्स है। इसका गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947, आज़ादी के ठीक 14 दिन बाद। ये रखना भी, ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब किया गया था, आज़ादी के 14 दिन बाद, ना कि पहले। तो ये टाइमलाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होता है। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए मूल प्रारूप पर विचार करना और भारत के नए संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना। इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। कुल समय, समिति ने अपनी सलाह यानी कि पहला जो ड्राफ्ट जो फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, पूरा काम करने में समिति को 6 माह से कम समय लगा, और कुल बैठक कितनी हुई, 141। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 माह से कम टाइम लगा उन लोगों को, और 141 बैठक हुई थी उन लोग, ठीक है। अभी जो चीज़ अगली पढ़ने वाले हैं ये चीज़ें,
सभी 7 सदस्यों के नाम याद रखने के कृष्ण भक्त ट्रैक, कृष्ण भक्त याद रखना, कृष्ण भक्त। जो समिति के 7 सदस्य थे वो कौन कौन से, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पार्व समिति के सदस्य के नाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें से लगभग सभी नाम भगवान कृष्ण और उनके पर्यायवाची शब्दों से जुड़े हुए हैं। ये आपके बस एक वाक्य याद रखना है, अंबेडकर के साथ कृष्ण और गोपाल माधव को खेत में मुंशी की साख पर मिले। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर जिसे अध्यक्ष, ठीक है, ये ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे। कृष्ण 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 नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट ये कि आप ये शॉर्ट नाम याद रखो। शॉर्ट नाम याद रखने से क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और उसको एनालाइज और या फिर उसको क्या कहते हैं, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपालन, ठीक है, एन गोपाला स्वामी अय्यर, ठीक है, ये उनके पूरे नाम है लेकिन आपको शॉर्ट नाम याद रखने हैं। माधव एन माधव राव, इन उन्होंने BL, अभी इंपॉर्टेंट है, 2 व्यक्ति थे जिन्हें रिप्लेस कर दिया गया था, उनमें से थे माधव यानी कि एन माधव राव, उन्होंने BL, ये याद रखना, BL मित्र के स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने के बाद जगह लेती। अब ये पूछा एम, ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है, माधव BN माधव राव के स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिनकी जगह BL मित्र ने दी था, ये गलत हो जाता है। BL मित्र के स्थान पर माधव ने आया था, याद रखना, माधव BL मित्र, यानी कि एक दोस्त आपका गया तब माधव आया था। TT कृष्ण खेत से कैसे याद रखोगे, TT कृष्णाचारी, वर्ष 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उन्हें शामिल किया गया। अब सेकंड बंदा ये थे जो खेतान और कृष्णमाचारी, याद रखना, कृष्णमाचारी, ठीक है, 2 बंदे थे जो कि ड्राफ्ट कमेटी में रिप्लेस हुए थे। माधव मित्र की जगह आया था और कृष्णमाचारी जो कि खेतान की जगह आया था। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद मुंशी, याद रखो, के मुंशी कन्हैया लाल, ठीक है, मणिकालाल मुंशी, कन्हैया भी कृष्ण के नाम है, कन्हैया भी देखो कन्हैया भी कृष्ण का नाम होता है। मुंशी साख, अथवा शहद यानी कि साख, सैयद मोहम्मद सऊदुल्लाह, साख से सादुल्लाह। अलर्ट कैसे याद रखना है, मतलब कंसेप्ट ये है जो मेरे को लगा डाउट है, ठीक है, जो से क्वेश्चन बनाने की या फिर आपको फंसाने की कोशिश रहती है तब आपको पता चले बीपी आपको कहाँ क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। KM मुंशी, जो KM मुंशी इस समिति में एकमात्र कांग्रेसी, मूल रूप से कांग्रेसी सदस्य थे और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। देखिए तो इजीली याद रखें, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन पूछ रहे कि कांग्रेस के इकलौते एकमात्र सदस्य कौन थे, KM मुंशी। पार्व समिति के कार्य और प्रक्रिया, देखो पार्व समिति का कार्य केवल लिखना नहीं है बल्कि एक बेहद जटिल लोकतंत्र प्रक्रिया थी, ठीक है, एक प्रक्रिया बनाना, एक प्रोसेस बनाना, एक अप्रोच बनाना जिसके अंदर आगे भविष्य में भारत की संविधान का जो संविधान और संविधान से जुड़े हुए व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी कार्य क्षमताओं और उनके दृश्य को व्यक्त करता है, उनके कार्य के दृश्य को। संविधान निर्माण 3 स्तरीय चक्कर होते हैं। मूल वैधानिक मसौदा BN राव ने तैयार किया था। प्रतिक्रिया 8 माह तक जनता, प्रेस और प्रांतीय सभाओं के सुझाव के लिए सार्वजनिक किया गया था। 8 महीने तक क्या हुआ, जनता की प्रतिक्रिया जानते थे। संविधान में संवैधानिक तौर पे लोगों की प्रतिक्रिया भी सार्वजनिक रूप से रखी गई थी, ठीक है, ये होता है पार्व समिति द्वारा संशोधित ड्राफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, संशोधन और विचार। BN राव के ड्राफ्ट के प्रत्येक अनुच्छेद पर समिति ने व्यापक चर्चा की है। पारदर्शिता, ठीक है, पब्लिक फीडबैक, ठीक है, पहला ये क्या है, पहला पार्व समिति 1948 में आया था। देश की जनता, समाचार पत्रों, प्रांतीय विधानसभाओं की आलोचना करने, सुझाव देने और संसाधन प्रस्तावित करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था उन लोगों को। अंतिम प्रस्तुति, जनता और विभिन्न हितधारकों से मिले सुझाव के आधार पर समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में पेश किया गया था। इसके बाद में संविधान सभा में इस पर 3 वाचन यानी 3 बार रीडिंग्स हुई और 26 नवंबर 1948 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। समझ विकसित करने का नजरिया क्या है कि पेपर को एनालाइज कैसे किया जाए और एक थीम को कैसे समझा जाए जो पेपर की PYQ से ही समझा सकता है। देखो समझ विकसित करने का नजरिया भी मैंने डाला कि आप ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। भीमराव अम्बेडकर की भूमिका, भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक या आधुनिक मन्नू यानी आधुनिक मन्नू भी कहा जाता है। संविधान सभा के जो ऊपर पढ़ा है ना वो ही कुछ है, जब आपको PPT मिलेगी तब इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग अप्रोच बना लेना, ठीक है। ये इसके बारे में कि भारतीय संविधान के एक सदस्य TT के 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दिया, एक की मृत्यु हो गई, कुछ दिल्ली से बाहर थे, कुछ अपने सरकारी कामों में व्यस्त थे। अंततः संविधान लिखने का पूरा बोझ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कंधों पर आ गया था। उन्होंने इसे अत्यंत सराहनीय ढंग से पूरा किया। ये किसके शब्द हैं, TT कृष्णाचारी के। इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ध्यान रखें SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का PYQ है ये कि ये प्रश्न मुख्य रूप से फैक्चुअल है, सीधे वचन यानी कि एक वचन के तौर पे होता है, यानी सीधे एक 1 लाइनर जैसे होते हैं। तारीख, नाम इस समिति के अध्यक्ष से पूछे जाते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सर्विस के PYQ है। UPSC का पैटर्न, ये प्रश्न अवधारणात्मक है, कंसेप्चुअल है।
विश्लेषणात्मक है। ठीक है, कथन 1, कथन 2, बहुविकल्प, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्य का सत्यापन किया था। सेकंड स्टेट कथन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। इसमें दोनों ही सही है। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, जब पीपीटी मिलेगी पढ़ लेना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच एक चक्कर को 24 तिलियां हैं। इसमें भी दोनों कथन सही है। इसका ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान की संसदीय, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता बताया जा रहा है। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली थी, तो भारत के अंदर लंबे टाइम तक ब्रिटिश ने राज किया है, तो वहाँ के रूल रेगुलेशन हमारे नॉलेज में हो गए थे, तो हमारे कहीं ना कहीं हम उन चीज़ से प्रभावित हुए और हमारा माइंडसेट भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर लिया गया। यह अमेरिका राष्ट्रपति शासन के विपरीत है। ठीक है, इसमें दोनों कंपेरिजन करेंगे आगे जाके। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी, देखो संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर विचार करती है। ठीक है, इन सिद्धांतों पर कार्य करती है। संसदीय प्रणाली को सरकार की वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। बताओ, वास्तविक नाम मात्र कार्यपालिका, बहुदल शासन, विधायी के प्रति कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व, विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। निचले सदन यानी कि लोकसभा या विधानसभा का विघटन, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, वो 6 साल तक कार्यकाल होता है। ये भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के तरह एक संप्रभु संस्था नहीं है। ठीक है, गणतंत्रात्मक संसदीय सरकार निर्वाचित राष्ट्रपति का होता है। एक गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, तो आप 9th क्लास के एनसीईआरटी से एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, या फिर आगे आने वाले दिनों में जब हमारा इस चैप्टर से वास्तव होगा तब मैं ये अच्छे से बताऊँगा। गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों में अर्थ क्या होता है, भारतीय संविधान किस प्रकार की विचारधारा रखता है। कोर कंसेप्ट ये है, देखो संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश मॉडल, ये मैंने सब पढ़ा दिया के ऊपर। ठीक है, आपको ये मैंने अलग से इसलिए डाल रहा हूँ कि आपका एनालाइज थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है, जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वही अच्छे से करवा रहा हूँ। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामूहिक। ठीक, कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है जो कि सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति जवाबदेही। कोई भी व्यक्ति बिना या विधानमंडल का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। भारत के अंदर क्या होता है कि आप बिना मंत्री यानी कि बिना इलेक्ट हुए या फिर बिना चुनाव किए 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। 6 महीने के बाद में आपको उस मंत्री या मंत्रियों की विधायिका को ऐसा होने के लिए अनिवार्य रूप से चुनाव लड़ना ही होगा। ईजी भाषा में समझा रहा हूँ। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, केंद्र में सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री और राज्य की मुख्यमंत्री करता है। ये निचले सदन की बात कर रहा है। निचले सदन कौन सा होता है, लोकसभा, और उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। ठीक है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राज्य में क्या होता है मुख्यमंत्री, और संघ में प्रधानमंत्री, सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा लोकसभा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ये एक कंसेप्ट है, लेकिन आगे आगे चलेंगे तो डीप कंसेप्ट बताऊंगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियों को कहाँ तक डाइवर्ट किया जाता है। संसदीय सरकार है जिम्मेदारी और जुड़ाव। जब जिम्मेदारी जुड़ाव वाले आते हैं ना, तो कानून बनाने का कार्य विधायिका का होता है और लागू करने का कार्यपालिका का। मैं बता दूं, विधायिका क्या होता है, विधायिका होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिन्हें कुछ लोगों में चुना जाता है। ठीक है, तो ये होते कार्यपालिका। ठीक है, कानून बनाती है पूरी विधायिका, और उन लोगों में से कुछ लोग चुने जाते हैं और वो बनते कार्यपालिका के सदस्य। ओके, तो भारतीय संसदीय संप्रभुता नहीं है। देखो क्या है कि भारतीय जो पार्लियामेंट है वो संप्रभुता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद पूरी तरह संप्रभु है। कैसे? कि वहाँ पे जो कानून बनाते हैं ना, वहाँ पे कोर्ट उसी कानून को बदल नहीं सकता, लेकिन भारतीय संसद जब कानून बनाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा कर सकती है। गणतंत्रात्मक संसदीय सरकार, ब्रिटेन में राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, यहाँ पर राजा या फिर रानी, वो अनुवांशिक है। अनुवांशिक मतलब है कि ब्लड टू ब्लड होता रहता है, जबकि भारत की गणतंत्र है। ठीक है, वहाँ राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। मंत्रियों को हर काम के लिए संसद में जवाब देना पड़ता है, और प्रश्नकाल शून्यकाल के माध्यम से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अतिरिक्त महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट है, जो अनुच्छेद, केंद्र में संसदीय प्रणाली अनुच्छेद 74-75 के तहत काम करती है। ठीक है, जबकि राज्य में ये 163-164 के तहत काम करती है। बस इतना इंपॉर्टेंट है ये नजरिया। देखो, समझ को विकसित करने का नजरिया। ठीक है, निर्माण राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई थी। ठीक है, जिसने देखो संविधान बनाया था, उन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली की बजाय संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया था, इस क्वेश्चन का जवाब ये आंसर देता है। ठीक है, संविधान सभा में इसे एक लंबी बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि अमेरिका राष्ट्रपति प्रणाली सरकार को अधिक स्टेबल बनाती है, स्थिर बनाती है, लेकिन जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। भारत जैसे नए और विविधता में भरे राष्ट्र की ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी जो अधिक जिम्मेदार उत्तरदायी हो, भले वह थोड़ा कम स्थिर हो। इसके अलावा भारत ने 1919
और 1935 के अधिनियम के कारण ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से पहले से ही परिचित था। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार क्यों, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये लाइन याद रखना, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये आ गया भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं होते। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए, लेकिन इसका भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे और कुछ समझोगे, तब दोनों चीज़ों से ये आंसर हो जाएगा। देखो, बुनियादी ढांचा सबसे पहले क्या, हमें लैंड चाहिए, सबसे पहले संघ चाहिए। ठीक है, और उसका राज्य क्षेत्र। पहले हमारे पास ज़मीन होगी ना, उस ज़मीन पे रहने वाला दूसरा क्या होगा, नागरिक होगा। ठीक है, जो 5 से 11 है। ठीक है, बाद में उन नागरिकों का कुछ अधिकार तो होगा ना, ये मौलिक अधिकार हो गया, ये मोड़ा गया था। ठीक है, अभी शासन व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट होती है। शासन व्यवस्था होती है 5 से 10, याद रखना। जहाँ पे रूल रेगुलेशन सिस्टमेटिक काम करना होता है, वो 5 से 10 होता है। पहले होता है 5, सबसे पहले आता है संघ सरकार। इसको भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग अलग पार्ट खोल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये 52 से 151 आर्टिकल याद रखना, 52 से 151 संविधान का सबसे बड़ा भाग है, यही है। इसी के अंदर पहले आता है राष्ट्रपति सरकार। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151 आते हैं। इसी के अंदर आते हैं राष्ट्रपति जो कि 52 से 62 होता है। ठीक है, फिर वो 63 से 73 जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। फिर ऊपर जो आर्टिकल पढ़ाया था मैंने 74 75। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट का होता है। ऐसे अलग अलग होते हैं। ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग इसके पार्ट को खोल के दिखाऊंगा अंदर से भी क्या पार्ट निकलता है। राज्य सरकार। ठीक है, पहले सेंट्रल सरकार होगी, दूसरा होता है राज्य सरकार। ठीक है, फिर निरस्त हटाना। 7वें संविधान संशोधन 1940 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 7वां भाग है निरस्त हटाया गया, अनुच्छेद 238 है वो संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अभी 8वां संघ राज्य क्षेत्र और यूटी। अभी देखो, पहले से इसमें पहले सेंटर हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर तीसरे नंबर जो आएगा ना, वो 8वां भाग आ रहा है, वो होता है यूटी। यूटी भी पार्ट होती है ना, और 4। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, फिर आता है 9th। ठीक है, जिसे 9 भाग 9 के रूप में जाना जाता है। ये होता है पंचायत से, नगर पालिका से, सहकारी समिति से। फिर आर्टिकल 10 जो इन लोगों के बीच में, देखो आप पहले आता है सबसे बड़ी सीक्वेंस समझो आप। सबसे बड़ी सीक्वेंस में सेंट्रल सरकार उसके अधीन होती है, उसके अधीनस्थ क्या होता है, राज्य के नीचे यूटी। ठीक है, यूटी से नीचे आ गया पंचायत, इसके बराबर होता है नगर पालिका। ठीक है, सहकारी। ठीक है, यहाँ पे भी कौन होते हैं, यहाँ पे भी पाए जाते हैं अनुसूची और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अभी देखो, अभी हम 11 से 22 तक 11 तक से 22 तक क्या है, ये संबंध होता है, विशेष उपबंध होता है, केंद्र राज्य संबंध होता है। ठीक है, वित्त संपत्ति अनुबंध या वाद। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 300 में कानून का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये पहले आर्टिकल 31 का पार्ट था, बाद में इससे यहाँ से निकाल के इसमें कानून के तौर पे लगा दिया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा से निकाल के कानूनी तौर पे अधिकार बना दिया 300 के। याद रखना, निर्वाचन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, भाग 17 है वो राज्यसभा से रिलेटेड है। बीच बीच में ये मैंने इंपॉर्टेंट है वो डाल रखे हैं सिर्फ। ठीक है, भाग 18 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन, राष्ट्रपति। ये भाग 20 होता है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, संशोधन अनुच्छेद 368 यूपीएससी और एसएससी का सदाबहार क्वेश्चन रहता है इसमें से। ठीक है, अब भाग 1 से 11, भाग से 1 से याद रखने के जादू ट्रिक बताता हूँ। ये याद रखना, UCFD, फिर फ्रूटी केक खाकर, देखो क्या है, U ये से यूनियन। ठीक है, C से सिटीजनशिप, F से फंडामेंटल राइट्स, D से DPSP। ठीक है, ये भाग तो 4 हो गए। अब नेक्स्ट देखो याद करने की ट्रिक, फ्रूट केक क्या है, U से यूनियन गवर्नमेंट, S से स्टेट गवर्नमेंट। ये अभी हटा दिया गया है, इसको याद रखना, रिपीटली हटाना। U से यूनियन टेरिटरी, राज्य संघ क्षेत्र, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहा जाते हैं। P से क्या है, पंचायत। M से म्युनिसिपल, C कॉर्पोरेट, T से ये T रिलेशन टू बिटवीन टू यूनियन और स्टेट। ठीक है, भाग याद रखना, ये मैंने स्पेशल डिजाइन किया गया है। तो इसके अंदर देखो, भाग जो 10th है वो जो शेड्यूल एरिया के लिए आप बीच में ST जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मुख्य ढांचा आपको कभी भी क्रम नहीं बोलने देगा, हमेशा ही ST जोड़ देना। ठीक है, आपको 10वां भाग शेड्यूल एरिया से एग्जाम है। देखो, संविधान संशोधन
जो संविधान संशोधन भाग 20 है उनमें से आर्टिकल 368 है। इस प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपातकाल जो भाग 18 है के तहत 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक तो होता है राष्ट्रपति, जो कि 352 राष्ट्रपति आपातकाल कहते हैं इसको, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 360 जो कि ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तो आज तक लागू नहीं हुआ था। समझ विकसित करने का नज़रिया, ये एक बार पढ़ लेना, आपकी जो समझदारी वाली चीज़ है वो समझ विकसित कर देगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? भाग दूसरा नागरिक, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य, भाग 5 राज्य सरकारें। तो इसमें से डी गलत है। ठीक है, 5 होता है वो यूनियन से रिलेटेड है। ये होता है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली अनुसूची, ठीक है, शेड्यूल, प्रदेशों के नाम आते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आते हैं। ठीक है, राज्यों के जो क्षेत्राधिकार है, यानी कि क्षेत्र एरिया, उनका नाम बदलना, या फिर उसके अलग 2 स्टेटों का अलग करना हो गया, या फिर उसके एरिया को कम ज़्यादा करना, ये पहली अनुसूची के अंदर। दूसरी अनुसूची के अंदर क्या आता है? वेतन भत्ते विशेषाधिकार। ठीक है, ये राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या है, भारत के इलेक्शन कमीशन का जो भी वेतन और भत्ता होता है ना, वो दूसरी अनुसूची के तहत नहीं आता। इसमें आता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। ठीक है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण और मालिका परीक्षा। इसमें से 9 लोगों को इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड मैंने रख दिया। इसमें कौन? तीसरी अनुसूची के अंदर थे शपथ और प्रतिज्ञा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में। संसद के निर्वाचन उम्मीदवार, जो निर्वाचित होके जाते हैं। निर्वाचित कौन होके जाते हैं? इसके अंदर लोकसभा आती है। ठीक है, इसके अंदर लोकसभा आती है, इसके अंदर राज्यसभा नहीं आती। संसदीय सदस्य जो सांसद होते हैं। ठीक है, भारत के केंद्रीय मंत्री, जो भारत के केंद्रीय मंत्री होते हैं वो इसके अंदर आती है। राज्य विधानमंडल निर्वाचन के उम्मीदवार होते हैं, राज्य विधानमंडल सदस्य, राज्य मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और नियंत्रण और मालिका परीक्षा। ये सारे कॉमन हो गए। इनमें से आपको थोड़ा सा डिफरेंस निकालना है। एग्जाम में क्या पूछा है, ऐसे कौन से है जो दूसरी अनुसूची में तो है लेकिन तीसरी अनुसूची में उनका नाम नहीं है, तो ये डिफरेंस निकालना सीख जाओ। चौथी अनुसूची है राज्यसभा। चौथी अनुसूची राज्यसभा से रिलेटेड है, में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में ये होता है SC ST प्रशासन से नियंत्रण को प्रभावित करता है। छठी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? AM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ऐसे TM, ये 4 शब्द इसको आगे पीछे कैसे भी लगा सकते हो आप। ठीक है, ये आता है 6 में। अब कैसे याद रखना है? ये दोनों क्या, ये क्या, 2 2 4 का होता है इवन होता है, तो नेक्स्ट 6 भी इवन होता है। छठी अनुसूची है ना, तो छठी भी एक इवन ही होते हैं। तो हमेशा याद रखना भी ये 4 स्टेट हैं जो कि एक इवन है, और किस अनुसूची में आएंगे? एक इवन में ही आते हैं। ठीक है, ये होती है चौथी अनुसूची, और ये होती है 5वीं अनुसूची। ठीक है, चौथी तो होती है राज्यसभा की सीटों से आवंटित, लेकिन 5वीं अनुसूची के अंदर आते हैं 10 स्टेट। ठीक है, वो अलग अलग स्टेट होते हैं, और वो ये स्टेट होते हैं, इन स्टेटों को छोड़ के वो इसमें आ जाते हैं। इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, आपको दे सकता है मणिपुर, आपको दे सकता है नागालैंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर रखना है यहाँ पे। 7वीं अनुसूची, इसमें क्या होता है? संघ और राज्य और दोनों की शक्तियों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है। भी संघ के पास क्या है, सेंटर के पास क्या पावर रहेगी, स्टेट के पास क्या रहेगी, ऐसी कौन सी पावर है जो इन दोनों पे रूल रेगुलेशन बना सकती है? वन हो गया, शिक्षा हो गया, तो वो आती समृद्धि में। 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता 22 अधिकारी भाषाओं में से है। ठीक है, इसका सीक्वेंस याद रखना भी कौन सी भाषा कब आई थी। ठीक है, अरे ये 22 भाषाएं हैं, ये 22 भाषाएं हैं। तो ठीक है, ये 22 भाषा को ध्यान रखना। इसमें एक तो राजस्थानी नहीं आती, एक इंग्लिश नहीं आती, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वीं अनुसूची क्या होता है? 9वीं अनुसूची, ये राज्यों के अधिनियम और विनियम, ये भूमि सुधार और जमीन। देखो, पहला अमेंडमेंट जो हुआ था ना भारतीय संविधान में, पहला अमेंडमेंट 9वीं अनुसूची के अंदर हुआ था। 9वीं अनुसूची लैंड से रिलेटेड है, ये याद रखना। ठीक है, न्याय समीक्षा से बचाव के लिए जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर थे। दल बदल क्या होता है? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल क्या होता है? एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर जाना। ठीक है, लोगों की क्या है, पहले जो 2 से ज़्यादा पार्टी हुआ थे, 3-4 पार्टी, वहाँ के कुछ मेंबर एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी, प्रतिमान रहने के कारण सरकार की विश्वास में कमी आ जाती थी, तभी ये कानून लाया गया था। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदार। इसमें 29 विषय हैं।
ठीक है। 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। इसमें 29 विषय हैं, 29 विषय के बीच में पंचायत के पास शक्ति होती है। 12वीं अनुसूची, इन अपराधों को नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकरण और जिम्मेदारियाँ हैं। इसमें 18 विषय हैं, सबसे ज़्यादा हैं पंचायत के पास, दूसरे बाद में आता है नगर पालिका के पास 18। अन्य देशों के लिए उपलब्ध क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया। देखो हमारी समर्थी भी सूची है भी, राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाने की समर्थी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें ना, ट्रेड से रिलेटेड, वो भी ऑस्ट्रेलिया से है। सदनों के दोनों की संयुक्त बैठक कब होनी है कब नहीं होनी, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से है। कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया जैसे जीएसटी मॉडल, इसके अंदर तो नहीं है लेकिन 101वें अमेंडमेंट के तहत आ गया था। एक मजबूत केंद्र, ठीक है, और एक केंद्र में निहित होना, इसकी शक्तियों को केंद्र की ओर विस्तृत मजबूत केंद्र संघ देता है। ठीक है। राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कनाडा से ली गई है। उच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार होती है वो भी कनाडा से। आयरलैंड से क्या डीपीएसपी पार्ट 4, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। ठीक है, नोट्स आगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली अनुसूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूटी के नाम उनके क्षेत्राधिकार के शामिल करना है। ये जो मैंने ऊपर पढ़ा है वही है, लेकिन ये रिवीजन कंसेप्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। परीक्षा के लिए सावधान बिंदु, ठीक है, ये है जो अलर्ट सिस्टम होता है। मैंने अलर्ट सिस्टम लगा दिया कि यहाँ पे आप जाल बनाए गए और आप इसमें फंस सकते हो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन और शपथ कहाँ हैं? देखो ध्यान देने योग्य कि दूसरी अनुसूची में मंत्री, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का वेतन को अलग से कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के वेतनों से अलग कोई प्रावधान नहीं है। एक सांसद और विधायिका के रूप में उनको संसद विधानमंडल द्वारा निर्वाचित वेतन शामिल होता है। तीसरी अनुसूची में बिंदु 6 और 3 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री की शपथ शामिल है। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तहत मंत्री शपथ लेते हैं। ठीक है, ये जाल दूसरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ कहाँ है? तीसरी अनुसूची में ध्यान देना कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की शपथ के प्रारूप शामिल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं है। वास्तविक राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के अंदर है। ये एक प्रॉपर आर्टिकल दिया गया है, में इसके तहत राष्ट्रपति की शपथ ली जाती है। उपराष्ट्रपति की भी एक अनुच्छेद है 69, राज्यपाल की शपथ का भी है 159। ठीक है, ये एक सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, यहाँ पे फैक्ट ध्यान रखना। ये 4 से 8 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि मैंने करवा दिया। एएमटी करवा दिया, शेड्यूल एरिया करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा यूपीएससी के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 5वीं, 6ठी और 6ठी अनुसूची के बीच में अंतर बता दिया मैंने, और प्री और मेंस दोनों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, जनजातीय सलाहकार समिति यानी कि ट्राइबल जो एडवाइजरी काउंसिलिंग बनाई गई है, ठीक है, ये 5वीं अनुसूची के तहत आती है। यहाँ से क्या है, ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग जो 5वीं अनुसूची के अंदर आती है। 6ठी अनुसूची में केवल 4 पूर्ववर्ती राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है डिस्ट्रिक्ट, मैं इसे डिस्ट्रिक्ट से याद रखता था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग, स्वायत्ता जिला परिषदों। ठीक है, इसका ऐसे याद रख लेना। निम्नलिखित में से किनकी शपथ प्रारूप समिति भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची में शामिल है? राष्ट्रपति क्या है? नहीं है, तो एक को यहाँ से कट किया जा सकता है और हमारे आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इन सब के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोध कानून का प्रावधान है? 7वीं में। 7वीं के अंदर क्या है, तीनों की पावर बताया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में है। इसका आंसर होगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन अमेंडमेंट से रिलेटेड है की प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो ये भाग 20 हो जाता है। ठीक है, 18 है वो आपातकाल से है, और 15 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, 17 है वो राज्यभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की विधि रूल ऑफ लॉ का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, जिन देशों ने हमारे पर रूल किया है वहीं की प्रवृत्ता हमारे अंदर आ गई ना, तो यूके से क्या, शॉर्ट नोट्स देख लेना। ये कुछ पैक्स लोकतांत्रिक, जो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड है उन वर्ड को अर्थ समझना महत्व रखता है। भारत में सभी धर्मों को राज्यों में समान सुरक्षा और समर्थन प्राप्त हो। लोकतांत्रिक, इस शब्द का तात्पर्य भारतीय संविधान का एक स्थापित रूप है, मतलब कि निर्वाचन व्यक्ति लोगों की इच्छा है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुने गए, यानी कि लोगों से जुड़ा हुआ ना, तो लोकतंत्र हो गया। गणतंत्र क्या है? इंगित करता है कि राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाए। जो भारत का राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट तो नहीं चुनते, लेकिन इनडायरेक्ट हम जिसे चुन के भेजते हैं उन लोगों द्वारा चुना गया। हमें एमपी और एमएलए
चुनते हैं और वो लोग फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारे चुने हुए लोगों के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इसलिए गणतंत्र रूप है। गणतंत्र एक संवैधानिक तंत्र में आ जाता है, भाई एक सिस्टमेटिक से चलता है। इस लोकतंत्र के अंदर लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, लेकिन लोग पूरी तरह लोकतंत्र नहीं है। भारत एक गणतंत्र लोकतंत्र देश है। इसका अर्थ ये होता है कि भारत गणतंत्र मतलब संवैधानिक तौर पे संविधान की किताब में जो रूल रेगुलेशन एक सिस्टमेटिक से जो अप्रोच रखी है, उस सिस्टमेटिक से ही लोगों को द्वारा अपॉइंट किया जाए, नियुक्त किया जाए या निर्वाचित किया जाए। ये तीनों की एक विधि के तौर पर कार्य करता है। संविधान के उद्देश्य स्वतंत्र, संविधान का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र। संविधान के उद्देश्य स्वतंत्रता। इसका अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों द्वारा प्रतिबंधों का अभाव, साथ ही व्यक्तियों के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति की स्किल, शिक्षा और इन चीज़ों पर व्यक्त करना कि उसकी गतिविधियों को प्रतिबंध का अभाव हो, उसे रोक टोक ना किया जाए। ठीक है, समता, समाज के किसी भी वर्ग के विशेषाधिकारों का अभाव, ठीक है, और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर का प्रावधान करता है। बंधुता ये कहाँ से है? फ्रांस से लिए गए, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द आया था बंधुता। इसका अर्थ है कि भाईचारा की भावना, ठीक है, ये प्रिमल के अंदर शब्द हैं, इन प्रिमल शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ। प्रस्तावना से संबंधित है उच्चतम न्यायालय के निर्णय संविधान का हिस्सा है अथवा नहीं, ये कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, प्रिमल भारत का उद्देश्य का भारतीय संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टेटमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग टिप्पणी रही है, उन टिप्पणियों में प्रस्ताव। इन मुद्दों को विभिन्न वाद उनके विकास उत्तम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के एक श्रृंखला के माध्यम से किया जा सकता है। बेरुवाड़ी संघ मामला, संविधान एक भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये बेरुवाड़ी पहला जो 1960 के अंदर हुआ था, क्योंकि हमारे संविधान में निर्माताओं के मौलिक विचार उद्देश्यता सूचक, इसलिए संविधान के किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या करने के आधार पर बनाया गया था। केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बैठक भी या फिर संविधान के अंदर जो सबसे बड़े जजमेंट हुआ था उनमें से ये क्या, केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, इस निर्णय ने क्या किया, अपना रुख पलट दिया जो 1960 में था। ठीक है, ये संविधान का हिस्सा बना दिया गया था। फिर क्या आया था? LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से अपना फैसला सुनाया और संविधान एक अभिन्न अंग बना दिया गया। वो अंग ने एक जुड़ा हुआ भाग है, लेकिन उसे भारतीय न्यायालयों में सीधे कोई लागू नहीं होता, लेकिन वो न्यायालय के तौर पे उसे लागू नहीं होता। ठीक है, वो एक शक्ति का स्रोत नहीं है। लोकप्रिय संशोधन, ठीक है, जो लोकप्रिय है, इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? देखो, अनुच्छेद 368 प्रस्तावना में केशवानंद भारतीवाद 1973। इस मामले में उच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसलिए संशोधन किया जा सकता है। बेशक कि संविधान में मूल संरचना में कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया। 42वां संविधान शोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, केशवानंद भारतीवाद के निर्णय के बाद यह स्वीकार किया गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संविधान ने एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रस्तावना में संशोधन किया, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जाता। मूल संरचना क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की कोई भी डेफिनेशन नहीं है और मूल संविधान में भी बेसिक न देना नहीं है। ये आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो केशवानंद भारती मामले से आया। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से केवल एक बार संशोधित किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान शोधन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संप्रभु लोकतांत्रिक के माध्यम समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। ठीक है, अत्यंत स्मार्ट नोट ट्रिक है, एक बार देख लेना। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक की मैंने छोटे छोटे बना दिए, की पॉइंट बना दिए जो आपको याद रखने में ईजी होंगे। ठीक है, खत्म।